अभी तो सिर्फ 14 महीने लगा है और घर की सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मुझे इतनी दिक्कत होती है, पता नहीं आगे चलकर ऑफिस कैसे कंटिन्यू करूंगी। राधिका 4 महीने की गर्भवती है। अपने पेट को पकड़कर संभलते हुए सीढ़ियों से उतरकर किचन में आती है। मैं तो इस मॉर्निंग सिकनेस से परेशान हूँ, रोज दवाई खानी पड़ती है। राधिका अपनी मॉर्निंग सिकनेस की दवाइयाँ खाती है और तुरंत नाश्ता बनाने लगती है। जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, घर में सारे लोगों के लिए नाश्ता बनाना है और फिर घर के सभी लोगों का लंच बॉक्स बनाना है और बस अभी सब अपने अपने कामों के लिए मुझे आवाज देने लगेंगे। अरे राधिका, मेरी फाइल देखी क्या? मेरी फाइल नहीं मिल रही है। ये पहली आवाज। अरे राधिका बहू, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हुई हैं? कहीं तेरे बैग में तो नहीं है? अरे राधिका बहू, नाश्ता बन गया क्या? मेरा नाश्ता निकाल दे, मुझे एक आदमी को प्लॉट दिखाने ले जाना है। भाभी, मेरा ब्लैक कोट नहीं मिल रहा है, आपने कहाँ रखा है? भाभी, लंच बॉक्स बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा लंच बॉक्स दे दीजिए। यह है हमारा ठंड में एक साथ मिलकर कमाकर घर संभालने वाला ससुराल। किचन में सबके लिए खाना बना रही राधिका इस घर की बड़ी बहू है और 4 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये है घर के मुखिया रामलाल जी, जो कि ब्रोकरी का काम करते हैं। ये है घर की मालकिन शारदा जी, ये अपनी बहू राधिका के साथ नगर निगम के दफ्तर में काम करती है। और ये हैं घर के बड़े बेटे सुरेश, ये कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं। और ये हैं घर के दूसरे बेटे वैभव, ये भी दूसरे कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह परिवार एक साथ मिलकर कमाकर घर संभालता है। पर ऐसा क्यों? पैसे कमाने की जिम्मेदारी तो मर्दों की होती है, तो इस घर की औरतें पैसे क्यों कमाती हैं? चलिए जानते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं सबके कमरे में आती हूँ। और पापा जी, देवर जी, आप दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं आपका नाश्ता परोसती हूँ। रामलाल और वैभव डाइनिंग टेबल पर आते हैं और राधिका, पापा जी, आपके लिए चाय और बस थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ पराठा। थैंक यू बाहू। और देवर जी, कुछ काम भी खुद कर लिया करिए। ये लीजिए आपका नाश्ता। भाभी, नाश्ता ही तो देना था, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अरे राधिका, कब आओगी? मुझे लेट हो रहा है, मेरी फाइल दे दो। पहले जो कर रही हो करती रहना। हे भगवान, सुबह होती नहीं इन लोगों की चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाती है। राधिका अपने कमरे में आती है और सुरेश से, क्या हुआ? कौन सी फाइल नहीं मिल रही है आपकी? लाल रंग वाली फाइल शायद तुम्हारी सरकारी फॉर्म के चेक करने वाली फाइल के साथ मिल गई होगी। नहीं नहीं, मेरे उस फॉर्म की फाइल के साथ आपकी फाइल नहीं होगी। अरे तो फिर मेरी फाइल कहाँ गई? परसों रात ही उस फाइल का काम कर रहा था, आज ऑफिस में सबमिट करना है। तभी पायल अपने कमरे से फिर आवाज लगाती है, कहाँ रह गई हो भाभी? जल्दी आइए। आप रुकिए, मैं आपकी फाइल लेकर आती हूँ। राधिका गर्भावस्था में सीढ़ियां चढ़कर छत पर आती है और छत पर सूख रहा ब्लैक कोट ले लेती है। तभी अरे ढंग से सुबह होती नहीं है, इस बगल वाली पड़ोसन की खटपट शुरू हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर कमा कर घर संभालेगा तो सुबह सुबह इतनी तेज चिल्ला चिल्ली कर हमारा जीना दुश्वार करेगा। बात तो इनकी सही है, अभी इनको जवाब देकर आती हूँ। राधिका कोट लेकर पायल के कमरे में आती है। भाभी, मैं तैयार हो गई हूँ, बस मेरी कोट दे दो। भाभी, मैं बस तैयार हो गई हूँ, बस मेरा कोट दे दो, मैं कोर्ट के लिए निकल जाऊँ। आज भी इम्पोर्टेंट डेट है। नन जी, आप वकालत कैसे करती हैं? अपनी कोट का ध्यान तो है नहीं आपको। कल रात को आपने ही तो कोट धुलवाकर छत पर सूखने के लिए डलवाई थी। हाँ भाभी, अभी ध्यान आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा लंच बॉक्स तैयार है ना? मैं अभी नीचे आती हूँ। अरे रुकिए, आपके पास कोई लाल रंग की फाइल है क्या? भाभी, मेरी सारी फाइल्स लाल रंग की ही होती है। परसों रात लिविंग रूम में आपने कोई लाल रंग की फाइल उठाई है? हाँ भाभी। अरे उनमें से एक फाइल आपके भैया की है। कहाँ है वो फाइल? वो रैक में है भाभी। पायल रैक की सभी फाइलों में से सुरेश की फाइल निकालती है। मिल गई फाइल। अब बहू, मेरी दवाइयाँ ला रही है। भाभी, मेरा लंच बॉक्स। हे भगवान, लोगों के काम ही नहीं खत्म होते हैं और मैंने किचन में सब्जी भी चढ़ाई हुई है। राधिका अपने कमरे में आती है और सुरेश को फाइल देती है। ये लीजिए आपकी फाइल और जल्दी नीचे आइए, आपका लंच बॉक्स तैयार है। सुरेश को फाइल देकर राधिका अपने सास शारदा के कमरे में चली जाती है और शारदा के कमरे की अलमारी खोलकर दवाइयाँ निकालती है। माँ जी, ये रही आपकी दवाइयाँ। सब तो सुबह सुबह इतना चिल्ला चिल्ली करते ही हैं, अब आपने भी शुरू कर दिया। माफ कर दे बहू, उम्र हो गई है ना, तो मैं सामान रखकर भूल जाती हूँ। अब जल्दी चल, वरना हम भी दफ्तर के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, पहले सबका लंच बॉक्स दे दो। राधिका अपने पेट को पकड़कर संभलकर सीढ़ियां उतरती है और किचन में आती है। गैस चूल्हे पर चढ़ी सब्जी उतारती है और लाइन से 6 लंच बॉक्स सजाती है। पापा जी के लिए रोटी और सब्जी, माँ जी के लिए राइस और आलू दम, ननद जी के लिए सैंडविच और इनके लिए और देवर जी के लिए पराठा और आलू की भुजिया। चलो जल्दी से इन्हें पैक करती हूँ। सभी के लंच बॉक्स पैक करके राधिका हॉल में आती है। अरे पहले मेरा लंच बॉक्स दो।
नहीं नहीं, पहले मेरा लंच बॉक्स दो। नहीं नहीं, मेरा लंच बॉक्स दीजिए क्योंकि मैं वकील हूँ। सबका लंच बॉक्स तैयार है, ये लीजिए अपना अपना लंच बॉक्स। ठंडे पानी से नहा कर आई थी, बहुत ठंड लग रही थी। जैसे ही आप लोगों के कामों में हाथ लगाया, सारी ठंड गायब। ऊपर से नीचे दौड़ा दौड़ा कर मुझे पसीना पसीना कर दिया आप लोगों ने। अरे मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस का भी टाइम हो गया है। मेरा क्लाइंट भी आ गया होगा। अरे पर मैं तो लेट हो गया हूँ। सुरेश और वैभव अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। वहीं पायल अपनी कोट पहनकर अदालत जाने के लिए निकलती है और अपनी दवाइयाँ खाकर रामलाल भी निकल जाता है। अभी तक तूने कुछ खाया नहीं होगा, इस हालत में ज्यादा देर भूखा रहना सही नहीं है, जल्दी से कुछ खा ले। शारदा और राधिका साथ बैठकर नाश्ता करती हैं और फिर शारदा घर की सारी खिड़की बंद कर देती है। बहू, मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दी है, अब चल, हम लोगों के भी दफ्तर का समय हो गया है। हाँ, और ये हम लोगों का लंच बॉक्स। दोनों सास बहू अपना अपना लंच बॉक्स अपने बैग में रखती हैं और घर के बाहर निकल जाती हैं और शारदा दरवाजे पर ताला मारती है। हाँ, चल बहू। हाँ जी माँ जी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह ठंड में एक साथ मिलकर कमाकर घर संभालने वाले ससुराल में सुबह सुबह क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि मोहल्ले के पड़ोसी और दूसरों का क्या कहना है हमारे एक साथ कमाकर घर संभालने वाले ससुराल के बारे में। कुछ औरतें हमारे ससुराल के बंद दरवाजे के बाहर खड़ी बातें कर रही हैं। ये देखिए, आज भी उनके घर पर ताला लगा हुआ है। आखिरकार हम मोहल्ले में हो रहे पूजा का चंदा काटने कब आए? जब भी आते इनका दरवाजा बंद रहता है। अरे सास ससुर बहू बेटा पूरा परिवार एक साथ कमाने जो निकल जाता है, घर पर तो ताला लगेगा ही ना। पूरा परिवार मिलकर कमाता है, न जाने कितने पैसे कमाते होंगे। फिर भी मोहल्ले का चंदा देना हो या खुद के लिए घर का ही छोटे मोटे काम करवाने का हो तो हाथों से 1 रुपया नहीं निकलता है इनके। पता नहीं इतना रुपया कहाँ लेकर जाएंगे। अरे घर की औरतें भी कमाती है, उनके भी कोई शौक नहीं देखे अब तक। बस पूरा परिवार सिर्फ पैसों के पीछे पागल है। ये तो हुई मोहल्ले के लोगों की बात। अब आइए जानते हैं कि इनका राशन वाला इनके लिए क्या कहता है। अरे भाई छोटू, रामलाल जी के परिवार से राशन की लिस्ट ले आया? हाँ भैया, लेकर आया हूँ। भैया उनसे लिस्ट लेकर आता हूँ और उन्हें घर का राशन पहुँचा भी देता हूँ, फिर भी वो 10 रुपए से ज्यादा आज तक नहीं दिए। अरे भैया मैं हूँ, पर पैसों के पुजारी वो लोग हैं। घर के मर्द तो कमाने जाते हैं, पीछे पीछे औरतें भी जाती हैं, पर एक बात है, राशन का सामान बराबर लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। शाम के 7 बज रहे होते हैं। शारदा और राधिका अपने दफ्तर से घर आती हैं। माँ जी, आज तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ बहू, मैं भी थक गई हूँ, और आज तो काफी सारे फॉर्म चेकिंग के लिए आए थे, तो मैं सारे फॉर्म घर लेती आई हूँ। घर में ही सारे फॉर्म चेक कर लूंगी, मेरा इंसेंटिव बढ़ जाएगा। आप फॉर्म चेक कीजिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। शारदा फॉर्म चेक करने लगती है और राधिका किचन में खाना आकर बनाने लगती है। ये मेरा जी क्यों मचल रहा है, अजीब सा लग रहा है। ऐसा करती हूँ, सब्जी तो बन गई, पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर आकर रोटियां बनाऊंगी, तब तक सारे लोग भी आ जाएंगे। राधिका घर के सारे गंदे कपड़े लेकर एक बाल्टी में भिगो देती है और उन्हें धोने बैठ जाती है। अभी भी रात में ठंड लगती है, ऊपर से पानी भी थोड़ा ठंडा है। जल्दी से कपड़े धोकर रोटियां बनाने चली जाती हूँ। राधिका कपड़ों पर साबुन लगाकर उन्हें पीट पीट कर धोने लगती है। इस निकले हुए पेट के साथ कपड़े धोना तो बहुत मुश्किल काम है, पर कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे, वरना सभी पहनेंगे क्या। इस तरह राधिका कपड़े धोती है और धुले हुए कपड़ों को बाल्टी में भरकर घर के आंगन में आती है। मोहल्ले में बैठी औरतें और मर्द उसे देखने लगते हैं और राधिका कपड़े फैलाने लगती है। इन कपड़ों को धोकर तो ऐसा लगता है अभी बस मैं गिर जाऊंगी। देखिए आप लोग, इस हालत में भी इसे छुट्टी नहीं ली जा रही है, पैसे कट जाएंगे ना इसलिए। मुझे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती है, जरा देखो ठंड है और फिर भी पसीने से भरी हुई है। तभी मोहल्ले में सुरेश ऑफिस से वापस आता है। अरे वो देखो, आ गया बीवी की कमाई खाने वाला। अरे जरा सी भी शर्म है भाभी जी, 4 महीने की प्रेग्नेंट है और ये उनसे काम करवाता है। अरे भैया, कोई मुझसे काम नहीं करवाता, मैं खुद करती हूँ। अरे हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, जब घर के मर्द में ताकत नहीं होगी पैसे कमाकर अपनी बीवी का पेट भरने की है। अरे परिवार में ऐसा कोई है जो पैसे कमाने नहीं जाता? तभी तो पैसे कमाने ही के ही पीछे पड़े हैं। पूरे परिवार को मिलाकर कमाकर घर संभालना चाहिए, इससे घर में बरकत बनी रहती है। सभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी राधिका को चक्कर आने लगते हैं। वो जमीन पर बैठ जाती है। अरे राधिका, संभल कर। अरे कोई राधिका को संभालो, शारदा बहन बाहर आओ। चलो तुम लोग राधिका को उठाते हैं। मोहल्ले के लोगों की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं और सुरेश और मोहल्ले के कुछ लोग राधिका को उठाकर मोहल्ले की एक चेयर पर बिठाते हैं। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या हो गया था तुम्हें? तुम अचानक जमीन पर क्यों बैठ गई थी? वो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए मुझे चक्कर आने लगे थे।
अभी तो ठीक है ना बहू, तेरा बच्चा तो ठीक है ना। अब क्या फायदा है इतनी फिक्र दिखाने का, इस हालत में बहू घर के काम कैसे करेगी। आप लोग तो पैसों के दीमक हो, पैसे देने को नौकर रखोगे नहीं, कम से कम छोटा बेटा उसी की शादी करवा दो। हाँ, एक मुफ्त की नौकरानी और मिल जाएगी साथ ही, उसे भी काम पर भेजकर कुछ पैसे और कमा लीजिएगा आप लोग। अरे बेटे की शादी में पैसे खर्च होंगे ना, भले लड़का 26 साल से 30 साल का क्यों ना हो जाए, इनकी जेब से कहाँ पैसे निकलने वाले। आप लोगों को मेरी इतनी फिक्र है, उसके लिए धन्यवाद। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। चलो सब, कोई भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मोहल्ले में सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। वहीं राधिका अपने परिवार के साथ घर में आ जाती है और तब तक घर के सारे सदस्य भी अपने काम से लौट आते हैं। अरे भाई, इन मोहल्ले वालों को क्या पता है एक साथ मिलकर कमाने से क्या होता है। अरे भूल गए हमारे साथ क्या हुआ था। हमारा परिवार जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मोहल्ले वालों की बात भी गलत नहीं है। हमारा छोटा बेटा 26 साल का हो गया है, अब उसकी भी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ भैया, की शादी करवा देनी चाहिए। अगर सबको ऐसे ही लगता है तो एक पंडित जी है जो एक मुझे अच्छी लड़की के बारे में बता रहे थे, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। अगले दिन रामलाल मंदिर में पंडित जी के पास आता है। अरे रामलाल जी, यहाँ कैसे आना हुआ? किसी को प्लॉट दिखाने आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, उस दिन आप एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे, वो कौन है? बहुत अच्छी लड़की है, दिल की साफ और ईमानदार है और बहुत मेहनती भी है। अरे आप तो समझिए इस मंदिर की ही बच्ची है। मैं उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? बड़ा नेक ख्याल है जी, पर एक बात आपको बता दूं, इस दुनिया में लड़की का कोई नहीं है, मंदिर में ही पली बड़ी है। अरे जैसे कि आपने बताया कि लड़की ईमानदार और मेहनती है, हमें लड़की में और कुछ नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको लड़की से मिलवा देता हूँ, आप खुद ही शादी की बात कर लीजिएगा और अपने परिवार वालों को भी बुला लीजिए। सभी अपने काम पर गए हैं, ऐसे अचानक तो कोई नहीं आ सकता, मैं ही बात कर लूंगा। पंडित रामलाल को लेकर मीरा के घर आता है। नमस्ते पंडित जी, आपके साथ ये कौन है? बेटी, मेरा नाम रामलाल है, मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। पर मैं अनाथ हूँ। बेटी, पंडित जी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे तुम्हारे अनाथ होने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए तुम्हारी जैसी ही बहू चाहिए। बेटी, इनका बहुत अच्छा परिवार है, तुम वहाँ बहुत सुख से रहोगे, शादी के लिए हाँ कह दो। पंडित जी, आप मेरे पिता समान है, आपको रिश्ता मंजूर है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, तू चाहे तो शादी से पहले एक बार लड़के से मिल सकती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पंडित जी पर पूरा भरोसा है। पंडित जी मेरे लिए गलत रिश्ता नहीं ढूंढेंगे। रामलाल जी, आप अपने परिवार में खुशखबरी दे दीजिए। एकादशी के दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, उसी दिन आपके छोटे बेटे और मीरा की शादी मंदिर में ही करवा देता हूँ। रामलाल अपने घर जाकर रात में सारी बातें सभी को बताता है। वैभव बेटा, तुझे तो इस शादी से कोई समस्या नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पूरा परिवार मीरा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनाथ मीरा। शादी के बाद अब मुझे भी परिवार मिल जाएगा। अपने ससुराल की इतनी सेवा करूंगी कि सास ससुर के रूप में मुझे माता पिता, जेठ जेठानी के रूप में भैया और दीदी और ननद के रूप में एक छोटी बहन मिल जाएगी। बचपन में अनाथ मीरा शादी के बाद परिवार मिलने की खुशी से रो पड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एकादशी के दिन मंदिर में वैभव और मीरा की शादी करवा दी जाती है। मीरा बेटी, अपने परिवार के साथ खुश रहना। पंडित जी, आपने बचपन से मेरा पालन पोषण किया है, अब आपकी उम्र हो गई है और मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बेटी, फिक्र मत करो, ससुराल जाओ और हंसी खुशी रहो। मीरा शादी करके अपने ससुराल वालों के साथ ससुराल आ जाती है और शारदा मीरा का गृह प्रवेश करवाती है। मीरा, दाहिने से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। मीरा दाहिने से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया, अब रात भर अपने परिवार से बातें करूंगी, सभी को समझूंगी। माँ, रस्म हो गई ना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने, कल सुबह ऑफिस जाना है। हाँ चलो, मुझे भी कुछ लोगों से बात करनी है। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और मीरा भी वैभव के कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन रोज की तरह पूरा परिवार अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। दीदी, इतने सारे लंच बॉक्स किसके लिए? हमारे लिए। हम सबके काम पर जाने का समय हो गया है। क्या इस घर में सभी कमाते हैं? हाँ, पापा जी और तुम्हारे जेठ जी तो चले गए, अब हम लोग भी जा रहे हैं। खाना बना हुआ है, तुम खा लेना। हमेशा की तरह सभी अपने काम पर चले जाते हैं और मीरा घर पर अकेली रह जाती है।
जब दीदी आएगी तो मैं उनके साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी। बहुत दिन हो गए आइसक्रीम खाए हुए। यह सोचकर मीरा अपनी जेठानी राधिका का इंतजार करने लग जाती है और जब राधिका आती है तो आप आ गई दीदी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ आ गई हूँ, और काम भी बहुत सारा है। ये फाइलें पकड़ना और जरा एक गिलास पानी लेकर आना, मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। मीरा राधिका को एक पानी का गिलास थमाती है। पर आप तो सरकारी ऑफिस में काम करती है ना, फिर आप कैसे इतना थक जाती हैं? हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है सरकारी ऑफिस में काम नहीं होता? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ज्यादातर सरकारी दफ्तर में लोग काम नहीं करते, बहाने बनाते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इतना काम नहीं होगा। नहीं, लोगों की शिकायतें की लंबी लाइन लगती है, काम तो करना पड़ता है। आज तो इतना सारा काम है। ठीक है, फिर आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। आप कमरे में ही बैठकर काम करते हुए खाना खा लीजिएगा। हाँ चलो ठीक है। दीदी तो व्यस्त है, इनको आने दो, मैं ये आएंगे तो इनको बोलूंगी आइसक्रीम खाने के लिए। चले। अब मीरा बड़ी ही बेसब्री से अपने पति वैभव का इंतजार करने लगती है कि तभी वैभव आ जाता है। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कैसा क्या आपका दिन? आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हाँ वो तो आपके चेहरे से ही लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? पूरा दिमाग खराब है, बॉस ने आज मुझे इतना सुनाया क्या ही बताऊं। ओह ऐसा क्या हो गया? आप तो इतना काम करते हैं और फिर भी आपके बॉस आपको कैसे सुना सकते हैं? वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी। छोड़ो तुम, वो सब खाना लगा दो, फिर मैं अपना ऑफिस का काम करूं। बॉस सैलरी काटने के लिए कह रहा था, मुझे एक्स्ट्रा काम करके इंसेंटिव लेना पड़ेगा। ये क्या, ये भी इतना ही व्यस्त है, मैं क्या करूं? ना कोई बात करने के लिए ना कोई बाहर जाने के लिए, पूरा दिन घर पर बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। इतना कहकर वैभव अपने रूम में चला जाता है और लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है और मीरा भूखी प्यासी वैभव के बगल में सो जाती है। और फिर अगले दिन, अरे छोटी बहू, अब तक खाना नहीं बनाया, जल्दी खाना बनाओ और सभी को काम पर भी जाना है, और फिर सबका लंच बॉक्स भी तैयार कर देना। ठीक है माँ जी। मीरा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को लंच बॉक्स पैक करके दे देती है और हमेशा की तरह मीरा फिर घर में अकेली रह जाती है। अकेले बैठे बैठे क्या करूं? बालकनी में जाकर खुली हवा में सांस ही ले लेती हूँ। बाहर जाने तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा। मन में इतना सोच कर मीरा बाहर बालकनी में जाती है जहाँ पर कुछ औरतें बातें कर रही होती हैं। अरे मीरा, इतने दिनों बाद तुम दिखी, कैसी हो? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं, सब अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। माँ जी, जेठानी, सब लोग तो काम करते हैं, मैं तो अकेली घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। हाँ तो चिंता मत करो, जल्दी ही ये लोग तुमसे भी काम करवाएंगे। हाँ इनका तो यही है, नई बहू से लेकर बुढ़ी सास तक सब लोग काम करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे तो कभी काम करने के लिए नहीं कहा है, और मुझे भी काम नहीं आता, मैं क्या ही काम कर सकती हूँ। अरे चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें काम सिखा देंगे और तुमसे भी कराएंगे। अरे वो लोग तो अपनी प्रेग्नेंट बहू को भी नहीं छोड़ रहे, वो तो तुम्हें क्या बख्शेंगे। तुम अभी नई नवेली हो इसलिए नहीं कहते, जल्दी ही तुम्हें भी काम करने के लिए कहेंगे, तुम तैयार है ना? क्या सच में? मैंने तो कभी काम नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं मेरा क्या होगा। मीरा पड़ोसियों की बातों से डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में काम करते हुए राधिका के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्या हुआ बहू, थोड़ी हिम्मत कर। बहू संभाल खुद को। अरे इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। शारदा राधिका को लेकर अस्पताल आती है और ये खबर जैसे ही मीरा को मिलती है वो भी अस्पताल चली आती है। देखिए घबराने की बात नहीं है, पर आपको इन्हें काम पर नहीं भेजना चाहिए। क्या आप लोगों को जरा से भी इनके बच्चे की फिक्र नहीं है? डॉक्टर से खरी खोटी सुनकर शारदा, राधिका और मीरा घर चली जाती हैं, जहां मीरा, आप लोगों को पैसे कमाने की इतनी होड़ है, घर के सभी सदस्य पैसे कमाने पर ही ध्यान देते हैं, एक दूसरे से तो किसी को कोई मतलब नहीं है। मीरा कैसी बातें कर रही हो? आप तो चुप रहिए, आपके पास तो अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है, और जेठानी जी आपको अपने बच्चों से ज्यादा पैसों से प्यार है क्या? बेटा बहू, तुझे हमारे बारे में कुछ नहीं पता, चुप हो जा। मुझे सब पता है, आप लोगों को सिर्फ पैसों से प्यार है, इसलिए पूरा परिवार साथ मिलकर कमाने लगा है। आखिर क्यों? देवरानी जी मैं बताती हूँ, हमारा परिवार एक साथ मिलकर कमाकर घर क्यों संभालता है। तो हुआ था यूँ कि सुरेश भाई, औरत को काबू करने के लिए लगाम लगाया जाता है, वैसी औरत को लगाम लगाने के लिए उसे घर में रखना चाहिए। सुरेश भाई, औरतों की कमाई खाने वाले नामर्द होते हैं, असली मर्द कमाता है और औरत को घर की चार दीवारी में रखता है। तुम लोग सही कह रहे हो, औरत को घर में ही रखना चाहिए। हम लोग भी अपने घर की औरतों को बाहर कमाने नहीं भेजते हैं।
ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुरेश रोज ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ इस तरह बैठकर बातें करता है और सुरेश को भी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन 6 महीने की प्रेग्नेंट राधिका। तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, इसके अच्छे भविष्य के लिए मैं कुछ काम करूंगी जिससे हमारी आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे नामर्द समझा है क्या? औरत का काम है घर की 4 दीवारी में रहना और जब घर के मर्द काम करके घर आए तो उनके लिए खाना बनाना। सुरेश की बातें सुनकर किचन से शारदा हॉल में आती है। सुरेश, मैं तो तुझे कभी ऐसी बातें नहीं सिखाई, कौन सिखा रहा है तुझे ये सब बातें? सही तो कह रहा है, यही तो दुनिया की रीत है, मर्द कमाता है और औरत खाना बनाती है। और यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती निकली। एक दिन बहू सीढ़ियों से बाल्टी लेकर उतर रही थी और अचानक उसका पाँव फिसल गया और हम सब उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर, मेरी भाभी कैसी है, उनका बच्चा कैसा है? देखिए, पेशेंट के पेट पर गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से बच्चा पेट में ही मर गया है और पेशेंट के सिर पर भी गहरी चोट आई है। डॉक्टर, अब क्या करना पड़ेगा? देखिए, गर्भाशय से बच्चे की बॉडी को निकालना पड़ेगा, सिर का भी ऑपरेशन होगा। दोनों चीज एक साथ होने की वजह से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। डॉक्टर, इस समय कितना खर्चा आएगा? देखिए, करीब 1-1.5 लाख रुपए। फिलहाल 1 लाख रुपए आप काउंटर पर जमा करवा दीजिए और पेशेंट के हस्बैंड फॉर्मेलिटी फॉर्म पर साइन कर दें। 1-1.5 लाख रुपए? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो इतनी सेविंग्स भी नहीं है, सारी सैलरी तो घर में ही खर्च हो जाती है। अरे फिलहाल किसी से उधार लेकर पैसे जमा कर दे। सुरेश चाय की टपरी पर अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तुम लोग जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो या कैश हो तो कैश दे दो। अरे भैया, हम क्यों तुझे पैसे दें? तेरी समस्या है, तू खुद सुलझा। अरे मैं क्या पैसे तुझे देने के लिए कमाता हूँ? चलवा गया यहाँ से। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे सच्चे दोस्त नहीं है। फिर दीदी का ऑपरेशन कैसे हुआ? हमें घर की औरतों के गहने बेचने पड़े। पापा और भैया ने गहने बेचकर अस्पताल की फीस जमा कर दी और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। पर उसी दिन अस्पताल से आते हुए हमारी गाड़ी एक खंभे से लड़ गई और पिताजी के माथे पर गहरी चोट आ गई। फिर क्या हुआ? मेरे सिर पर भी बहू की तरह गहरी चोट आ गई थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था और ना ही हमारे पास कुछ पैसे बचे थे। फिर पापा जी का ऑपरेशन कैसे हुआ? हमें पापा के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा और माँ को तो अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख देना पड़ा। पैसों से पापा का इलाज तो हो गया पर हमारा पूरा परिवार कर्ज और शर्म में डूब चुका था। आपके इस बात का और पूरे परिवार का एक साथ मिलकर कमाकर घर संभालने का क्या कनेक्शन है? मैं बताती हूँ। माँ, खाना बना है, बहुत भूख लगी है। घर में राशन का एक दाना तक नहीं है, खाना कैसे बनेगा? राशन वाले ने उधार सामान देने से मना कर दिया है और भाभी और पापा की दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलाऊं। सैलरी आती नहीं है कि साबुन की झाग की तरह गायब हो जाती है। बेटा, मुझे एक घर में बर्तन काम करने को मिल रहा है, मैं कल से वहाँ काम करने लगती हूँ। घर में खाने पीने की समस्या खत्म हो जाएगी। माँ जी, मेरे होते हुए आप लोग काम क्यों करेंगे? घर पर जितना भी कर्ज आया है मेरी वजह से आया है, मैं काम करूंगी। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। मैं ही घर का मर्द होने के बावजूद घर को नहीं चला सकता, मुझ में ही कमी है। भैया, गलती आपकी नहीं, आपकी सोच की है। अगर आज घर की औरतें काम कर रही होती तो घर में ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने तो सोच लिया, आप चाहे कुछ भी कहे, मैं कमाऊंगी जरूर। किसी एक के काम करने से भी घर का कर्ज सालों भर में चुकता होगा। पूरे परिवार को एक साथ मिलकर कमाकर घर संभालना पड़ेगा। उस दिन के बाद से पूरा परिवार एक साथ मिलकर कमाकर घर संभालने लगा। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं बिना सच्चाई जाने लोगों की बातों में आ गई थी। नहीं बेटी, तेरी कोई गलती नहीं है, हम लोग ही भूल गए थे कि हमने एक नई बहू लाए हैं। आज से तुम्हारा परिवार काम में चाहे जितना बिजी हो, सुबह का नाश्ता और रात का खाना साथ बैठकर करेगा। और एक्स्ट्रा इंसेंटिव के लिए हम लोग रविवार के दिन घर पर काम नहीं करेंगे। उस दिन हम सब घर की साफ सफाई करेंगे, बाजार करेंगे और पूरा दिन साथ में बिताएंगे। और राधिका, तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी, तुम्हारे हिस्से का काम मैं करूंगी। नहीं माँ जी, जेठानी जी के बदले मैं काम करूंगी, क्योंकि अभी हमने तो डिसाइड किया कि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। जेठानी जी मुझे अपना काम समझाकर खुद अपने बच्चों को संभालेगी। पूरा परिवार मीरा की बात पर राजी हो जाता है और कुछ दिनों में राधिका एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। मीरा राधिका की जगह काम करती है और अपना पूरा वक्त राधिका अपने बच्चों को दे देती है।